बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आपकी खिदमत पे हाजिर है। नाजरीन, हमने कल के प्रोग्राम में एक जो रूमर्स थे वो पिछले 2-3 महीनों से थे और 26वीं तरमीम के बाद ये कुछ क्रिटिक्स और कुछ जो एनालिटिकल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने ये बात वाज़ेह की थी कि 27वीं तरमीम भी आएगी। और इसमें सबसे सर फहरिस्त हम बात करें तो सेनेटर फैसल वाडा साहब का अगर मैं नाम लूँ, बहुत सारे ऐसे सेनेट के और पार्लियामेंट के ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने ये बात वाज़ेह की थी कि 27वीं तरमीम भी आएगी। लेकिन बाज़ औक़ात जो हल्के हैं, ख़ासतौर पे हुकूमती हल्कों के अंदर, मैं अगर बात लूँ इसाक डार साहब की बात करूँ तो उन्होंने ये कहा था कि हमने तो 26वीं अभी तक हज़म नहीं की, 27वीं की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ट्वीट उन्होंने किया है बिलावल साहब ने, उसके बाद अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि 27वीं तरमीम आने लगी है और उन्होंने CEC के इजलास भी अभी करने लगा है। तो अब ये चीज़ ज़ेर बहस है कि हमने तो पिछले प्रोग्राम में ये बात की कि 27वीं तरमीम आएगी, ये पहले आ नहीं रही थी, अब उसकी बात सामने आ गई है, इस पे डिस्कशन होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या मैनिफेस्टो होगा, कौन किस तरफ बैठेगा और ये किस तरीके से मेजॉरिटी रखेगी। लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन ये है कि 27वीं तरमीम के अंदर जो चीज़ें वाज़ेह की गई हैं, जिसके अंदर हम बात करें आर्टिकल 243 की बात करें और आर्टिकल 213 की बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के हवाले से जो डेडलॉक होता था उसके मसाइल को हल करने के लिए 27वीं तरमीम जो है वो राह हमवार कर सकती है। और इसके साथ साथ NFC जो सबसे बड़ा मसला था, अच्छा NFC के हवाले से भी पिछले कई महीनों से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि NFC को रीएड्रेस करने की ज़रूरत है। और इसमें जो प्रेडिक्शन थी वो भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो ये प्रेडिक्शन दे रहे थे कि NFC और ख़ास तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सूबे हैं उसमें एक तब्दीली होनी चाहिए, ताकि जो डेवोल्यूशन पावर हुई 18वीं तरमीम के बाद वो एक उसका जो एक दायरेकार है उसको वसी करना चाहिए या कि उसमें थोड़ा सी तब्दीलियाँ लानी चाहिए। उसमें आर्टिकल 160 सबसेक्शन 3 है जो ये ख़ास तौर पे कौमी मालियाती कमीशन के हवाले से जो है वो तरमीम की बात की जा रही है। इसके बाद हम बात करें आर्टिकल 191 की बात करते हैं जो मुस्तकिल आइनी अदालतों के क़याम की सिफारिश शामिल करता है। इसके अंदर कि आइनी बेंच की तो हमने मामला देखा, अब आइनी अदालतों की बात की जा रही। और सबसे बड़ा मसला बहुत सारे हाई कोर्ट्स के अंदर, हम लाहौर हाई कोर्ट की बात करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे मसाइल आपने वहाँ के हाई कोर्ट के जजेस के अंदर देखने को मिले। लेकिन पहले जो आइन के अंदर ये होता था कि प्रेसिडेंट अगर किसी किस्म के जज का हाई कोर्ट के लेवल का उसका तबादला करता था तो उसकी परमिशन करता था। लेकिन ये तब्दीली अब लाई जा रही है कि अगर कोई ऐसे मसाइल जुडिशरी के अंदर देखने को मिलते हैं तो प्रेसिडेंट साहब को ये इख्तियार होगा कि उसको ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मजीद हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन करेंगे कि आइदा आफ्टर मैथ 27वीं तरमीम के क्या होंगे। और यह कहा जा रहा है कि 30 नवंबर तक इसको करा दिया जाएगा। पंजाब बार काउंसिल के और तमाम जो सूबाई बार काउंसिल के इलेक्शन से उनका इंतजार था वो इलेक्शंस हो चुके हैं पाकिस्तान बार काउंसिल का, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल है। इस हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ पैनल में जो है जनाब आरिफ चौधरी साहब हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, माहिर कानून हैं, बड़ी गहरी नज़र उन्होंने 27वीं तरमीम के हवाले से रखी हुई है। और इसके साथ साथ आसिफ बाजवा साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और ख़ुद वो भी माहिर कानून हैं, वकालत के शोबे से भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके साथ लालचंद मली साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं प्रोग्राम का आगाज़ चौधरी साहब आपसे करूँगा। ज़रा इसमें बताइएगा, सबसे पहले हम अगर एक थोड़ा सा डिटेल्ड एक प्रोग्राम करें, क्योंकि अवामी सतह पर भी इसकी मेरे ख्याल में थोड़ी हावनाव और प्रोज एंड कॉन्स हमें पता होने चाहिए। 1973 का आइन जो है उसको अगर देखें तो वहाँ से लेके आज तक 26 तरमीमें हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा जो मारूफ और सबसे ज़्यादा पजीराई हासिल करने वाली तरमीम 18वीं तरमीम थी। बहुत सारी डिस्कशन हर तरमीम के बाद रही। 26 तरमीम तक आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के अंदर, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव इदारों के अंदर, अमेरिका जिसको 250 साल हो गए हैं बने हुए, उसके अब तक आइन में टोटल 27 तरमीमें आई हैं जी। और तरमीम जो होती है बेसिकली वो ऐसे हालात में आती है जो बिल्कुल गैर मामूली हो और कोई ऐसा इशू जिसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो एड्रेस ना कर रही, वो तरमीम उसमें इंट्रोड्यूस कराई जाती है। और उससे सबसे बुनियादी बात ये होती है कि जो आइन का बेसिक स्ट्रक्चर है
जिस पे वो आइन खड़ा है, जो उसकी रूह है जी, उसके खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान का आइन जो है वो एक वफाकी जमहूरी आइन है और इसमें ट्राइकोटोमी ऑफ पावर है, तीन यानी तस्नीफ है इक़्तिदार की, इख्तियारात की, तीन पिलर जो है वो वाज़ेह तौर पर अदलिया, इंतज़ामिया और जुडिशरी जो है वो अदलिया, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट जो है वो अपना है और उसमें कोई भी किसी दूसरे पर अपने आप को हावी नहीं कर सकता। ठीक है। बुनियादी तौर पर हुआ ये है कि अब तक जो कोशिश हुई है वो ये हुई है कि आप उनके इख्तियारात को, यानी दुनिया में एक बड़ी कोशिश हुई जिसमें ये था कि जो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर वाली थ्योरी थी, इसे आइन ने, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपनी जजमेंट के जरिए वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जनाब के सारे पिलर जो अलग-अलग है और कोई मुदाखलत किसी के मामलात में नहीं कर सकता। अब ये बात जो थी, जब ये गवर्नमेंट मौजूदा आई है, इससे पहले भी बहुत लोगों को पता थी, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है बुनियादी तौर पर इनका सबसे बड़ा मसला ये था, लेजिटिमेसी थी। और लेजिटिमेसी के मामले में जो चैलेंज ज्यादातर होता है दरपेश, वो होता है आपको अपनी अदलिया से। और सबसे पहले कोशिश की गई तो अदलिया के दाल निकाल दिए जाए और अदलिया के पास इतने इख्तियारात ना हो और उस अदलिया के जज के बनने का तरीकेकार और उसके बाद फिर जज की परफॉर्मेंस जो है वो सारे अमल में आप एग्जीक्यूटिव को दाखिल कर दें, ताकि ये मामला ऐसा हो कि कोई वो अदलिया में कोई ऐसी बात ना रहे कि वो आपकी इंतजामिया की की हुई किसी कीरादस्ती को या किसी फाशिस्ट एक्ट को वो चैलेंज कर सके और वहां इसे देखा जा सके। तो अब उसमें उन्होंने कोशिश की, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तैयार कर दिया गया। अब हालत ये हुई कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने भी 26वीं आईनी तरमीम आई तो उसके पास, और वो सारा कुछ लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा चैनल पे, टीवी पे, मीडिया पे, तो उन्हें समझ लगी कि ये तो सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ये आइन की रूह के मुनाफी है। अच्छा। अब वो जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए बनने वाला बेंच है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से, अपने बनने के एतबार से वो सारा कुछ जो है वो करता है इसी 26वीं आईनी तरमीम को। तो वो 26 यानी एक तरफ वो एक्सपोज हो रहे हैं और दूसरी तरफ वो कहीं लगता है कि ऐसा ना हो कि एम्बैरस हो के वो ये फैसला करते कि नहीं 26वीं आईनी तरमीम जो है इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए जो इसे सुन सके। तो और फिर वो साथ ही साथ 5 जजेस जो 6 में से 5 रह गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सबसे पहले उन्हीं की वजह से ये 26वीं आईनी तरमीम आई थी कि हम यहाँ जो सीनियर मोस्ट जज निकाल रहा है क्या नहीं उसको फारिग करे और एक ऐसा जज जस्टिस के तौर पर लेके आए जो बिल्कुल हमारी हर बात, बल्कि हमसे भी ज्यादा आगे गुजर के वो आइन की पामाली कर सके। तो उसमें सारा कुछ करने के बावजूद अभी उनके रेट से किया है कि कुछ थोड़ी बहुत अभी कसर रहेगी, उसे निकाल दिया जाए। अब सोचा जा रहा है कि ये जो आईनी कोर्ट बने, उस आईनी कोर्ट में मुकला जो है, खासतौर पर वो मुकला जो इस वक्त हमारे दोस्तों के रूप में आसमोद साहब जैसे दोस्तों जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और 5,000 बार कौंसिल को सुपुर्द कर दिया एग्जीक्यूटिव के और के, उनको भी इनाम दिया जाना है क्योंकि वो कर रहे हैं। और उन्होंने सबसे पहले बढ़ के इसी बात पे कहा, ठीक है, जी हमने तो 27वीं आईनी तरमीम की बात की हुई है कि जी 27वीं आईनी तरमीम जो है वो भी आएगी। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे तो ये नजर आ रहा है कि इस तरह का इंतजाम किया जा रहा है कि बिल्कुल कोई कहीं से कोई आवाज में उठाई ना जा सके। ठीक है, नेशनल जो कमिटमेंट्स है आ गया पॉइंट आपका सर। मैं चौधरी साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ आता हूं। फिर अब जरा नून लीग का, थोड़ा हुकूमत का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की मेरे ख्याल में इस यहाँ पे मामला नागुज़ीर होगा। जनाब आसिफ बाजवा साहब, सर आप भी जो है वो मेरी तरह ही कानून के मुहाफिजों में से हैं। लॉयर जो होता है या माहिर कानून जो होता है वो आइन का, कानून का मुहाफिज होता है। आप क्या समझते हैं? एक वो मेरे ख्याल में नैरेटिव था जब मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि 27वीं तरमीम नहीं आएगी। अब वो 27वीं तरमीम को इंडोर्स कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल जमातों से राब्ते कर रहे हैं कि हमारा उसमें जो है वो साथ दें, एतमाद में ले रही है। एक तो तरह इस हवाले से भी बताएं कि इसकी क्या जो है वो एक प्रेजुडिस, क्या इसके स्टांस होगा।
आप दूसरा क्या समझते हैं, क्या पॉलिटिकल जमातें आप लोगों का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का साथ देंगी फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी सर, गुजारिश ये है कि कभी भी इस बात पे जी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती जी कि किसी भी मुल्क की जी पार्लियामान जो है जी वो इन्होंने ये 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ली है, जी अब ये 27वीं नहीं कर सकते। या कभी भी कोई पार्लियामेंटेरियन ये नहीं कह सकता जी कि हमने 26 तक अमेंडमेंट कर ली है, अब हम 27th अमेंडमेंट नहीं करेंगे। ये कैसे पॉसिबल है सर? ये तो वजूद ही इसलिए आती है पार्लियामान कानून साजी के लिए। और ये कहना और ये सवाल उठाना कि आपने कहा था या पीएमएलएन ने कहा था कि हम 27वीं आईनी तरमीम नहीं करेंगे, मैं तो इस बात को समझने से कासर हूं कि कैसे कोई ये कह सकता है और कैसे ये सवाल किया जा सकता है कि आपने कहा था कि हम आईनी तरमीम नहीं करेंगे। क्योंकि ये फ्लोर इसीलिए है, ये पार्लियामान इसीलिए है कि इसने आइन को और या जो भी पाकिस्तान की हर डिपार्टमेंट के लिए, हर साइड के लिए जो भी कानून साजी की जरूरत है, जो भी बेटरमेंट है, जो भी अमेंडमेंट्स है, वो हमने करनी है। हम हो या कोई हो, हमें ये हक पार्लियामान ने दिया है, पार्लियामान को दिया गया है। सर, ये हक आपको आइन ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पार्लियामेंट, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आइन दिया है और ये हक दिया है कि आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप कानून के अंदर, आइन के अंदर अमेंडमेंट ला सकते हैं। इसमें तो किसी किस्म की दो राय नहीं है। लेकिन माजरत के साथ आइन ही आपको बताता है द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट्स, कि आप किस तरीके से अमेंडमेंट करेंगे, कि हाउस के अंदर आप डिबेट करेंगे और उस चीज़ पे बातचीत होगी सेनेट के अंदर, पार्लियामान के अंदर, और आप तमाम उन हलकों को, जो हम अपोजिशन की बात करें या बहुत सारे इदारे जैसे जुडिशरी है, उनका अहम रोल है। तो वो उसमें 26वीं तरमीम में भी इस तरीके से हुआ कि आखिरी दिनों के अंदर मुसव्वदा लाया गया और मुसव्वदे के बाद जनाब अगर मैं कहूँ तो फिर डिबेट भी एक फॉर्मेलिटी थी जो कि वो ऐवान के अंदर हुई। देखिए सर, ये बात आप ये दुरुस्त कर सकते हैं जी कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो रात के वक्त भी उसमें बहस होती रही। रात के वक्त तक भी मेंबरान पार्लियामेंट जो है वो वहां पे बैठ के उस कानून साजी में हिस्सा लेते रहे। इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसको हम कंसीव कर सकें, जिसको हम कंसील कर सकें, जिसको हम छुपा सकें कि हमने ये नहीं किया। अब भी जो अमेंडमेंट आएगी वो आपके इल्म में है कि विद ड्यू प्रोसेस, जो भी आइन का तरीकाकार है, जो भी रूल्स हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस है पार्लियामान के, उनके मुताबिक ही होगा। अदरवाइज तो ये मुमकिन नहीं है कि आप रूल्स को फॉलो ना करें और आप अमेंडमेंट कर लें, ये मुमकिन नहीं है। वहां पे तमाम इंडिपेंडेंट जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं और तमाम इदारे जो हैं, वहां पे अपोजिशन है, वहां पे पार्लियामान के दूसरे तीसरे जो एमएनएज हैं या जो सेनेटर्स हैं, जो तमाम रिलेटिव लोग हैं, वो वहां पे मौजूद होते हैं और रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद होती है। कोई ऐसा काम नहीं हम कर सकते, ना हमने कोई ऐसा काम किया 26वीं आईनी तरमीम में कि हमने कोई गैर कानूनी काम किया। अगर हमने कोई गैर कानूनी काम किया होता तो आज हम अदालतों में हमारी वो चीजें जो है वो वापस कर ली गई होती। लेकिन इसके बावजूद ये लोग 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां भी आपने देखा। आगे आपका पॉइंट सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ बाजवा साहब। लालचंद मलिक साहब, बाजवा साहब फरमा रहे हैं रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत ये 27वीं तरमीम सामने भी लाई जाएगी, इस पर डिबेट भी कराई जाएगी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहना चाह रहे हैं कि एतमाद में लेके इनको अमेंडमेंट कराई जाएगी। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, ये बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है कि आइन इसकी इजाज़त तो देता है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं फिर आपका किस चीज़ पे इख्तलाफ होगा? 26वीं तरमीम को छोड़ दें, अगर 27वीं तरमीम की बात कर लें। जी शुक्रिया उमर भाई जी। सबसे पहले तो देखें, ये हाइब्रिड हुकूमत है जी। हाइब्रिड हुकूमत मींस के आमरीत की हुकूमत है और ये झूठी है, ये झूठ बोलते हैं इनके वज़रा
एक हफ्ता पहले तक कहते रहे कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही, लेकिन वो आपने देखा कि 27वीं तरमीम की छुप कर इन्होंने एक तैयारी की है, जिसको कौम से छुपा के रखा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये बादशाह को कायम रखने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। हम 26वीं तरमीम की तरह ही इस 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं कि इस पार्लियामेंट को आपके मुस्तरद करने से, आपके मुस्तरद करने से आप क्या समझते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? जब एक देखिए हम पार्लियामान की बात करते हैं, अगर पार्लियामान के अंदर 2/3 मेजोरिटी की जमात जो है, अपर पॉलिटिकल पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, अगर वो साथ देती है तो मेरे ख्याल में फिर फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। एक आपका तनकीद का हक है, वो फिर आप कर सकते हैं। और बात यह है कि देखिए, आइन में तरामीम ज़िया-उल-हक ने भी की, मुशर्रफ ने भी की। इसका मकसद नहीं है कि वो लेजिटिमेट हो गई थी, वो इलेजिटिमेट थी, गैर आईनी थी, गैर कानूनी थी, गैर इखलाकी थी और आखिर तक रही। और ये जो बार बार बात करती है पीपल्स पार्टी भी और नवाज लीग भी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये था कि हम जो है आईनी कोर्ट कायम करेंगे, वो बुनियादी तौर पर इसलिए थी कि जो ज़िया-उल-हक ने और मुशर्रफ ने जो आइन में तरमीमें की थी उनको वापस करने के लिए था। जो 18वीं तरमीम में जो सब कुछ एड्रेस हो गया था। हम बुनियादी बात ये कर रहे हैं कि इस पार्लियामेंट को हक नहीं है, ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान करते हैं और मेजॉरिटी इमरान खान के पास थी। अब और आपको देखना होगा पाकिस्तान की तारीख में 2 आइन, एक तो आइन बना 1973 में, वो कंसेंसस आइन था जिसमें ट्राइकॉमी ऑफ पावर था। अब बिलावल भुट्टो जो भुट्टो का नवासा है और ये हाइब्रिड हुकूमत ने सबसे पहले तो उस आइन का बुनियादी ढांचा ही खत्म कर दिया, यानी जो अदलिया को एग्जीक्यूटिव की एक ब्रांच बना लिया है। उसके बाद आप देखें कि जो आइन भी था 73 का, वो छोटे सूबों को और छोटे कौमों को उनपे हमेशा एतराज रहा है कि उसमें एक बड़े सूबे की जो है वो सुपरमेसी है, क्योंकि वो एक सूबे की सीटें जो है कौमी असेंबली की बाकी तीनों सूबों के बराबर है। लेकिन 18वीं तरमीम फिर एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बना, जिसकी वजह से छोटे सूबों को भी एक थोड़ी ठारस मिली कि नहीं, अब जो है डिसेंट्रलाइज हुई हैं कुछ चीजें और मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन अब ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने एक तो जो ट्वीट की है, उसमें मुझे लगता है कि वो सब तरामीम नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आया है। तो इसमें लग रहा है कि हम फिर एक दफा वन यूनिट की तरफ जा रहे हैं और ये जो है पाकिस्तान के अवाम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। ये लगता है कि स्टेट विद इन स्टेट बनाने की एक दफा फिर तैयारी हो रही है। वही ब्रिटिश के जमाने में जिस तरह अवाम को जो है बंदूक के और लाठी के जोर पर कंट्रोल करने के लिए जो मैजिस्ट्रेट पावर्स थे, वो पावर्स दिए जा रहे हैं। अब जजेस को भी पंजाब पुलिस की तरह ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है कि जिस तरह कोई जैसे SHO को नहीं मानता। ठीक है, मैं जजेस के हवाले से हम आते हैं जरा लालचंद मलिक साहब। अब जरा मैं चौधरी साहब जरा मुझे ये बता दें, रिसेंटली पंजाब बार के इलेक्शंस हुए और इस पे ज़रा मुझे ये भी बता दें कि एक तासुर ये भी है कि पंजाब बार के इलेक्शंस का भी इंतज़ार किया जा रहा था। एक तो मुझे ये बता दें कि पंजाब बार काउंसिल या पाकिस्तान बार काउंसिल, अगर क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं इसके अंदर, आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, इंडिपेंडेंट ग्रुप है या प्रोफेशनल ग्रुप है। अगर जो प्रो PTI ग्रुप है अगर वो आ जाता है, या क्योंकि अभी तक हतमी नताइज आए नहीं हैं, ख़ासतौर पर लाहौर के हवाले से बात की जाए, तो वो क्या हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं तरमीम के अंदर? आप क्या समझते हैं इस हवाले से, आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं? आपको एक करूं कि ये इलेक्शन जो था जी, ये सारे बार काउंसिल, प्रोविंशियल बार काउंसिल का था जी। हर तरफ प्रोविंशियल बार काउंसिल जो है वो अपने मेंबर मुंतखब करती है और वो मेंबर जो है फिर अपने अपने सूबे की नुमाइंदगी के हिसाब से पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे या मेंबर मुंतखब करते हैं जी। तो पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो सबसे बड़ी बॉडी है जो यदि कानून साजी के मामले में, रूल्स ब्रेकिंग के मामले में, ये जो बार काउंसिल है इनके और बार एसोसिएशन के बारे में मेंबर वो डील करती है। तो इसलिए
सबसे पहले जो पाकिस्तान को धक्का पहुंचा, यानी पाकिस्तान के आइन को, वो पहुंचा पाकिस्तान बार कौंसिल के जरिए। पाकिस्तान बार कौंसिल जो थी आजम नजीर तारण और आसन साहब बने और उन्होंने कोशिश ये की कि सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट की तरह से बोल बन गया। उन्होंने जाके, इससे पहले कभी ये नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे जो नुमाइंदे ममलकत होते थे, मैं खुद वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल रहा हूँ। अच्छा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूंगा या उसकी नुमाइंदगी करूंगा। सर इस बार तो अलमिया ये था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो है वो अपने पैनाफ्लेक्स और पोस्टर्स पे जो है वो पीटीआई का रंग चढ़ाया हुआ था, किसी ने नून लीग का रंग चढ़ाया हुआ था। सर मेरे नजदीक ये बात भी नहीं और ना कभी हो सकती के खिलाफ करता था। उन्होंने जाके पाकिस्तान बार कौंसिल के प्लेटफॉर्म को और सुप्रीम कोर्ट बार के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया सियासी जमात के लिए, इक़्तिदार के असूल के लिए, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है वो सेनेटर भी बन गए, मिनिस्टर भी बन गए। ठीक है। बार के अंदर अगर तो आप जानना चाहते हैं, बार के अंदर डिवीजन जो पैदा की गई है बार कौंसिल के अंदर, वो इसी बुनियाद पे की गई है जिससे बेग था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई हुकूमत इस मामले में मुदाखलत करे। अब बुनियादी तौर पर इस वक्त जो आपको नई बात बताने वाला वो ये है कि रिजल्ट पूरी अभी तक आ रहे हैं पंजाब बार के सारी कौंसिलों के, क्योंकि बुनियादी तौर पर एडवोकेट जनरल इनके अपने हैं और एडवोकेट जनरल की निगरानी में इंतखाबात होते हैं और ये अपनी सरकारी नतायज भी वही जारी करते हैं। उनसे ये जाएगी कि इस तरह के रिजल्ट दिए जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो इनके लोग जो है जो भी अमेंडमेंट हुकूमत करना चाहे, बल्कि इससे पहले ऐलान कर चुके हैं अपने आसन साहब जो 27वीं आईनी तरमीम के हक में है। तो इस तरह ये सारा कुछ हिंदी मगज के तहत हो रहा है और बारे इस वक्त डिवाइडेड है। हुकूमत को ये फिजा ऐसी नजर आ रही है कि बारे डिवाइडेड है और उसके साथ साथ जो उनकी अपनी पार्लियामेंट है, वो जो सीटें थी, मखसूस दिलचस्पी जो थी, वो उन्होंने दे दी है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में बांट दी है जो तहरीक इंसाफ की थी। तो अब वो ये समझते हैं कि कोई भी तरमीम लाने में उन्हें किसी तरह की कोई तरीका या रुकावट उसके रास्ते में नहीं है। लेकिन ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये रुकावटें तोड़ के जब आप ये समझते हैं कि आइन को पामाल करते हैं और अगर हम सिर्फ अनलिमिटेड की तरफ जाते हैं और एक अंदाज में प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं कि एक शख्सियत के ऊपर बैठी है वो तायात उसके पास इख्तियारात हों और वही जिसको चाहे जो चाहे इख्तियार कर दे, कई जिसको ट्रांसफर कर दिया जाए और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उनके पास इख्तियारात दे दिए जाए कि लोगों को प्रोसिक्यूट करने की, तो उनके पास इख्तियारात जुडिशल नहीं थे। अब वो जुडिशरी के इख्तियारात भी दे के सजाएं भी लोगों को उसी तरह दी जा सकी। तो इस तरह के निजाम से मुल्क नहीं चलते, इन्हें गौर करना होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। अब एक प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद ज़रा हम ख़ासतौर पे एनएफसी के हवाले से बात करेंगे और सूबों के तमाम वो बजट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिएशन के हवाले से थोड़ा सा बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 सबसेक्शन 4 क्या कहता है इस हवाले से कि क्या आइनी गुंजाइश भी है कि सूबे बनाए जाएँ या एनएफसी का रीएड्रेस हो सके। इस हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक इंशाअल्लाह।